सुरेश एक बेरोजगार युवक था। उसने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया था। कोई नौकरी मिली? नहीं माँ, अब तक नहीं। हर जगह नौकरी के लिए मारा मारी है। हर जगह रिश्वत खिलाकर ही नौकरी मिलती है। अब ऐसे घर कैसे चलेगा? वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी सुरेश का मोबाइल बजा। हाँ सचिन, बोलना। यहाँ मॉल में एक वॉचमैन की जरूरत है, तू काम करेगा क्या? हाँ क्यों नहीं, पर भाई सुना है इस मॉल में भूत हैं। मैं भूत भूत नहीं मानता, मैं कर लूंगा वॉचमैन की जॉब। पगार कितनी है? नाइट वॉचमैन की 15,000 और डे की 10,000। मैं नाइट शिफ्ट ही करूंगा, कल ही आकर मिलता हूं। ठीक है, कल शाम 6 बजे आ जाना। ठीक है। सुरेश ने फोन कट किया और फिर हंसने लगा। माँ, मुझे नौकरी मिल गई, पगार 15,000 है। अच्छा है, बहुत अच्छा है बेटा। भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारी गरीबी जल्द ही दूर हो जाएगी। हाँ माँ। माँ बेटे खुश थे। उन्हें क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। अगली शाम 6 बजे सुरेश सिक्योरिटी कंपनी के ऑफिस पहुंचा। वहां उसका दोस्त सचिन पहले से ही मौजूद था। यही मेरा दोस्त सुरेश है। ये उस भूतिया मॉल में नौकरी करने को तैयार है। तुम्हारे पहले भी कई और वॉचमैन उस मॉल में काम करके गए हैं, सब के सब भाग गए हैं। मैं नहीं भागूंगा सर, मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास ही नहीं है। अच्छी बात है, तुम्हें पता है ना, नाइट शिफ्ट की सिर्फ 15,000 रुपए ही है। जी सर। ठीक है, तो इस फॉर्म में सारी डिटेल्स भरो और अपना यूनिफॉर्म और शूज कलेक्ट करो। सुरेश ने ऑफिसर को फॉर्म भर के दे दिया और फिर अपनी यूनिफॉर्म और शूज भी कलेक्ट कर लिए। तुम आज से ज्वाइन करोगे या कल? आज ही से सर। ठीक है, तो तुम अभी रिपोर्ट करो। वहां तुम्हें धीरज नाम का एक और सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। जी सर। सुरेश मॉल में गया और वहां उसे धीरज मिल गया। तो तुम हो नए वॉचमैन? जी भैया। तुम्हें इस मॉल का इतिहास पता है ना? ये मॉल भूतिया मॉल है। मैं भूत भूत में यकीन नहीं रखता। आप बेफजूल मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। मेरा काम था तुम्हें चेतावनी देना, बाकी तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं सामने के गेट पर बैठता हूँ, तुम्हें पीछे के गेट पर बैठना है। ठीक है। सुरेश ने लॉगबुक में साइन किया और वो पिछले गेट पर चला गया। वो पीछे के गेट के केबिन के बाहर बैठ गया। धीरे धीरे पूरा मॉल खाली हो गया। अब मॉल में बस धीरज और सुरेश थे। सुरेश का आज काम का पहला दिन था। उसे कुर्सी पर बैठे बैठे नींद आ रही थी और वो सो गया और अचानक उसे किसी ने जोर से तमाचा मारा। कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? सुरेश ने आसपास देखा तो कोई नहीं था। क्या ये मेरा वहम था या सच में किसी ने मुझे टक्कर मारा? अब मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। उसके बाद सुरेश की नींद ही उड़ गई। वो गेट के पास ही टहलने लगा और फिर अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। नरेश, कहाँ हो तुम नरेश? सुरेश ने यहाँ वहाँ टॉर्च मारी, उसे कोई नहीं नजर आया। वो परेशान था कि आखिर आवाज आ कहां से रही है। फिर अचानक उसने अपने केबिन में देखा तो वहां एक लड़की थी जो मुंडी झुकाकर रो रही थी। सुरेश उसके पास गया। कौन है आप? आप रो क्यों रही हैं? उस लड़की ने अपनी गर्दन ऊपर की और उसकी शक्ल देखकर सुरेश के पसीने पसीने छूट गए। वो औरत नहीं, भूतनी थी। उसकी आंखें लाल थी। उसे देखते ही सुरेश जोर जोर से चीखने लगा और दौड़ने लगा। धीरज भी चीख सुनकर सुरेश के पास पहुंचा। क्या हुआ? वो भूतनी तुम्हें भी दिख गई लगता है। वो आओ मेरे साथ। धीरज
अपने साथ उसे अपने कैबिन में ले गया, उसे पानी पिलाया। अब तो तुम्हें भूत पे यकीन हो गया ना? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा आप मुझे डराने के लिए ये सब बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, एक बात समझ नहीं आ रही, जब कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ टिक नहीं पाया तो आप कैसे टिके? इस ताबीज की वजह से। पंडित जी ने मुझे ये हनुमान कवच वाली ताबीज दी है। वो भूतनी मेरे नजदीक भी नहीं आ सकती। लेकिन वो है कौन? उसका नाम नंदनी है। 20 साल पहले की बात है। इस मॉल की जगह नंदनी और सुरेश का पुश्तैनी तबेला था। उस वक्त वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे। फिर एक सेठ की नजर उनकी जमीन पर गई। मैं तुम्हें इस जमीन के अच्छे पैसे दूंगा। नहीं सेठ जी, हमें जमीन नहीं बेचनी, ये मेरी विरासत है। सदियों से मेरे बाप दादा ये तबेला चलाते थे, तो मैं इसे नहीं बेच सकता। सोच लो, आज ना कल कैसे भी करके मैं ये जमीन ले ही लूंगा। अगर तुम अपने आप दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं सेठ जी, मैं बिल्कुल नहीं बेचूंगा। नरेश के मना करने पे सेठ ने गुंडों को भेजकर तबेले में आग लगा दी। नंदनी जलते हुए तबेले से बाहर आ गई और नरेश अपने गइयों की रस्सी खोलने लगा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और नरेश और उसकी गाय जलने लगी। बाहर खड़ी नंदनी तिलमिला गई। नरेश! नरेश! वो चीखते चिल्लाते आग में कूद गई और उस रात उन दोनों की जिंदगी खाक हो गई। उस दिन से कोई भी इस जगह रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता। कई मजदूरों ने और वॉचमैनों ने भी नंदनी के भूत को देखा है। क्या नंदनी की आत्मा को मुक्ति दिलवाने का कोई रास्ता नहीं? शायद वो उस सेठ से बदला लेना चाहती है जिसने उसके तबेले में आग लगाई थी, पर यह मुमकिन नहीं, क्योंकि अब वो सेठ इस मॉल का मालिक है और वो अब सूरज ढलने के बाद यहाँ नहीं आता। पर बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, इसीलिए वो सबको सता रही है। धीरज सोचने लगा कि कैसे वो नंदनी की आत्मा को मुक्ति दिलवा सकता है। क्या आपके पास मॉल के मालिक का नंबर है? हाँ, रजिस्टर में है। सुरेश ने वो नंबर नोट कर लिया और वो फिर पिछले गेट की ओर बढ़ गया। नंदनी बहन, मैं तुम्हें मुक्ति दिलवाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उस सेठ को यहाँ बुलाऊंगा। वो भूतनी सुरेश के सामने आ गई। क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? हाँ, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम उसके बाद किसी को नहीं सताओगी और ये दुनिया छोड़ दोगी। मैं वादा करती हूँ। सुरेश ने अपने फोन से वो नंबर मिलाया। सेठ जी, मॉल में आग लग गई है। मॉल के पिछले गेट और दुकानें पूरी तरह से जल गई हैं। तुम जल्दी से फायर ब्रिगेड को फोन करो, मैं अभी आया। सेठ हड़बड़ी में कार लेकर निकल गया। वो परेशान था। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा तो भूतनी ने सेठ की कार पलट दी। सेठ को काफी चोट आई। फिर भूतनी ने सेठ को कार के दरवाजे के बाहर खींचा। क्या सोचा था कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगी? आज तू मरेगा। मुझे माफ कर दो। बिल्कुल नहीं, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब माफी मांग रहा है। तुझे सिर्फ मौत मिलेगी, मौत। सेठ भागने की कोशिश करने लगा। भूतनी ने सेठ की गाड़ी को आग लगा दी और सेठ भी उसी आग में जलने लगा। सेठ चीखता चिल्लाता मर गया। नंदनी की भूत सुरेश के पास आई। भैया, तुमने मेरी मदद की। मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। धन्यवाद। नंदनी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। उसका बदला पूरा हुआ और उस दिन के बाद किसी को मॉल में भूत नहीं दिखा।